हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह राठौर आपको अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताया। इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत ध्रुवाघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला वैद्युत बलाघूर्ण, इन सब के बारे में आपको पूरा हमने डिटेल बताया। हम समझते हैं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं जो कि बोर्ड परीक्षा, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में अधिकतम दो निगमन डेरिवेशन पूछे जाते हैं डाइपोल के, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम दो स्थितियों में निकालते हैं, अच्छी या अनुदैर्ध्य या टैन स्थिति, निरक्षीय अनुपस्थ या टैन बे स्थिति। हमने दोनों फिगर बना लिए हैं। पहले हमको अपने ध्यान में रखना है इस फिगर को, अच्छी स्थिति को। हम इसके बारे में लिखते हैं चित्र बना करके। अच्छी स्थिति की बात हम कर रहे हैं, टैन स्थिति। क्लियर? इसमें ए बी हमारा डाइपोल है, ए बी हमारा डाइपोल है जो कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके माध्यम का परावर्तन के है। क्या मानते हैं कि दिखाए गए चित्र के अनुसार ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण हमने P दिखाया है, देखिए इसमें फिगर में, किधर से किधर की ओर, माइनस से प्लस की ओर। 2l बीच की दूरी है। हमने इसका मध्य बिंदु O लिया है, जिसकी A से और B से दूरी L और L है। आगे क्या मानते हैं हम? माध्यम का परावर्तनांक K है, जिस माध्यम में इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है। फिर आगे बढ़ते हैं तो लिखते हैं कि माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अच्छी स्थिति में, किस स्थिति में? अच्छी स्थिति में बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने आपको फिगर में डायरेक्शन भी दिखा दी है। प्लस क्यू आवेश के कारण हमने दिखाया है आपको अवे फ्रॉम दिशा E1, माइनस क्यू आवेश के कारण हमने दिखाया है E2, जिसकी दिशा माइनस की ओर है। यह भी आपको हम पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं। अब इतनी बात लिखने के बाद फिर हम आते हैं कि जो भी हमने बताया, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको कि हम लिख रहे हैं E1। क्या लिख रहे हैं? E1। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने अवे फ्रॉम द चार्ज लिया है, जो कि है हमारा क्या? E1। E1 बराबर हमारा बनेगा, माध्यम का परावर्तन K है, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे, अब यहां से यहां तक की दूरी की बात आती है, जो कि हमने पहले समझाने के लिए इसलिए शो नहीं किया है इसमें। इस P बिंदु की इस आवेश से दूरी आपकी हो जाएगी कितनी? ये यहां तक L है, ये पूरी R है, तो ये दूरी हो जाएगी आपकी R माइनस L। और अगर हम इस आवेश की दूरी के बारे में जाते हैं माइनस क्यू आवेश से, तो ये दूरी हमारी हो जाएगी R प्लस L। क्लियर हो गया? बिंदु O से दूरी P की R थी, प्लस Q से दूरी हो गई R माइनस L, माइनस Q से दूरी हो गई R प्लस L। तो हम यहां रुक गए थे। E1 बराबर बना आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे कितनी दूरी है प्लस Q आवेश की? R माइनस L। और होगा क्या? ये स्क्वायर।
हमने पढ़ा है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर माध्यम के लिए। यहाँ पर आर के स्थान पर r माइनस यल है। किस दिशा में है ये आपका? बीपी दिशा में। किसमें है? बीपी दिशा। अब क्लियर हो गया आपको दिशा, हमने यहां लिख भी दिया है, बीपी दिशा में E1 दिखाया गया है। अब माइनस क्यू आवेश के कारण अब हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल ही रहे हैं, इसलिए हम सीधे शॉर्ट में लिख देते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण क्या लिखा हमने है? E2 बराबर, ये हमारा E1 मिला, ये हमारा E2 मिला। E2 कितना मिल गया हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे आर प्लस यल का होल स्क्वायर। इसकी दिशा होगी हमारी PA दिशा में, करेक्ट। माइनस क्यू से दूरी कितनी? आर प्लस एल है, आर प्लस एल लिया गया। अब हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही चाहिए। हमें मालूम है कि दो वेक्टरों का योग ही परिणामी वैद्युत क्षेत्र E1 और E2 की मिलेगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2, मगर दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए दोनों वेक्टर परिणामी में घट जाएंगे। पर किसमें कौन सा घटेगा ये डिपेंड करता है कौन बड़ा है। इसके लिए अगर देखें तो r माइनस एल का ये कम मान है हर में, ये अधिक है। इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि E2 इज ग्रेटर देन E1, इसलिए E बराबर हमारा हो जाएगा, या E वेक्टर बराबर लिख लेते हैं, हमें परिमाण का कैलकुलेशन करना है तो हो जाएगा E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर, क्योंकि E2 का मान E1 से बड़ा है। ये हमारे, हम चाहें तो E1 जनरली लिख दें, या चाहें तो डायरेक्शन सहित हमने लिखा है इसको हम E1 वेक्टर और E2 वेक्टर भी लिख सकते हैं। E2 माइनस E1 हमको घटाना है परिमाण में। अब तो हम देख रहे हैं कि Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के पूरा पूरा हमारा कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, कैलकुलेशन आपको मालूम है, और 1 बटे R E2 माइनस E1, E2 का मान E1 से बड़ा है, E2 का मान E1 से बड़ा है, नहीं सॉरी E1 का मान E2 से बड़ा है, बताया अभी नहीं, R माइनस एल ये बड़ा है, यहाँ पे गलती से लिख गया हमारा E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 इज ग्रेटर देन E2, इसका मतलब E1 माइनस E2 होगा। सॉरी हमने बताया आपको सही था कि यहाँ माइनस है तो ये मान बड़ा है ये छोटा है, लिख गलती से यहाँ दिया था कि E2 बड़ा है, जबकि बड़ा क्या है? E1 बड़ा है E2 से, तो E1 में E2 घटेगा, तो क्या मान होगा आपका? E1 का मान है आपका Q बटे 4 पाई R माइनस यल का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा आपका R प्लस यल का होल स्क्वायर। अब हम कैलकुलेट किए देते हैं फटाफट। Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के लघुत्तम इसका R माइनस एल स्क्वायर R प्लस एल स्क्वायर का होगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर मीन्स R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और ये माइनस में आएगा तो माइनस R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी माइनस एल स्क्वायर, और माइनस 2RL आएगा तो प्लस 2RL हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, हम शॉर्ट में कर देते हैं, इस तरह R स्क्वायर स्क्वायर कट जाएंगे, 2RL आपका हो जाएगा 4RL, तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 4RL बटे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। गणना थोड़ी हमने तेज कर दी, आप अपने आप भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमने संदेह मिटा दिया जो कि हमने पहले गलत यहाँ लिख दिया था। E1 का मान E2 से बड़ा है, क्लियर है, जब हर आपका छोटा होगा जिसका वो बड़ी संख्या होगी, और जिसका हर बड़ा होगा वो छोटी होगी। अब E1 में E2 घट गया तो आपके कैलकुलेशन में आपका आ गया। अब इसके लिए हम लिख सकते हैं Q इंटू 2L, इसलिए लिख रहे हैं इंटू 2R बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम जानते हैं Q इंटू 2L बराबर क्या होता है हमारा? P,
वैद्युत ध्रुवाघूर्ण P। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2PR बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आगे हमको लिखना है कि ये जो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर है, हमें मालूम है इस L का मान R के अपेक्षा बहुत छोटा है। इस L का मान, क्योंकि अल्पांश दूरी पर, डेफिनेशन से ही क्लियर होता है वैद्युत ध्रुव के लिए, अल्पांश दूरी पर स्थित कहते हैं, तो L का मान R से बहुत छोटा है। चूंकि L इज लेस देन R, इसलिए हम L स्क्वायर को R स्क्वायर की अपेक्षा नगण्य ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? L स्क्वायर को L स्क्वायर R स्क्वायर की अपेक्षा नगण्य होगा। क्या होगा? नगण्य। इसलिए हमारा फार्मूला बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2PR बटे R स्क्वायर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2PR बटे R की पावर 4, R से R कट जाएगा, R क्यूब। तो आ जाएगा फार्मूला हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2P बटे R क्यूब। फिर समझिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2PR बटे R स्क्वायर का होल स्क्वायर, R की पावर 4 बना, R से R का निरस्त हो गया, R क्यूब आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P बटे R क्यूब। अब ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया अच्छी स्थिति में। इसकी डायरेक्शन की बात देखी जाए तो आपने देखा कि E1 का मान E2 से बड़ा था, इसलिए इसकी डायरेक्शन E1 की हुई। इसका मतलब P की दिशा में। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है वैद्युत ध्रुवाघूर्ण की दिशा में होती है। यह पहली बात आपकी फाइनल हुई। अब फिर हम बढ़ रहे हैं tan B स्थिति में। किस स्थिति में? tan B, निरक्षी। फिगर आपके सामने बना हुआ है, इसको हम फिगर को आपको समझा देते हैं कि प्लस Q क्या लिखते हैं। पहले मानते हैं हम कि माना प्लस Q तथा माइनस Q आवेश से मिलकर बना एक वैद्युत ध्रुव चित्र के अनुसार स्थित है, जिसके माध्यम का परावर्तनांक कैपिटल K है। इसके निरक्षीय स्थिति में मीन्स द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर खींचे गए लंबार्धक या निरक्षीय स्थिति में O से R की दूरी पर आपका बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें निरक्षीय हो गया, उसमें अच्छी था। अब इसकी अगर हम दूरी निकालें P से, तो हमने इसको P से A को मिला दिया, P से B को मिला दिया, बनने वाला कोण थीटा है। ये दूरी L है, ये दूरी मध्य बिंदु की L है, ये बीच की दूरी 2L है, माध्यम का परावर्तनांक K है। जब प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे तो अवे फ्रॉम डिस्चार्ज E1 बना, और माइनस Q के कारण टुवर्ड्स डिस्चार्ज E2 बना, और इनके बीच का कोण चूं ये थीटा ये थीटा, वैद्युत क्षेत्र की परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E वेक्टर बराबर थीटा और थीटा, ये दोनों मिलाकर कोण कितने हो गए? 2 थीटा। तो हम आ जाते हैं, पहले लिख देते हैं कि माना चित्र के अनुसार प्लस Q माइनस Q से मिलकर बना एक डाइपोल माध्यम K पर स्थित है, या K परावर्तनांक के माध्यम में स्थित है, जिसकी निरक्षीय स्थिति में O से R की दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमने वैद्युत ध्रुव की दिशा इसमें भी माइनस Q से प्लस Q की ओर है, तो P आया। अब फिर लिख देंगे प्लस Q, वही काम पुराना। इतना लिखने के बाद जो क्या आप लिख लेंगे, हमने आपको समझाया है, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी आपकी E1। हमने क्या लिया है E1 अवे फ्रॉम द चार्ज। E1 बराबर आपका हो जाएगा, चूंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये R है ये L है, इसलिए हम जानते हैं E1 से बताने से पहले हम आपको जो है सीधे सीधे इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि ये कैसे निकला है आपका PA और PB। तो PA बराबर PB बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग इस दोनों भुजों पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये दोनों बराबर निकले। अब आ जाते हैं हम, ये बात हमने बीच में समझा दी, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे R स्क्वायर होता है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, इसलिए आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और किस दिशा में हो जाएंगे आपको, ये BP दिशा में। इसी प्रकार से हम E2 निकाल लेंगे माइनस Q आवेश के कारण। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के E2 वेक्टर लिख सकते हैं जब उसको लिखा है, इंटू Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मान बराबर निकल रहे हैं आपके, दिशा क्या होगी इसकी, PA दिशा में। अब दोनों E1 और E2 की दिशाएं हो गई, इनके बीच का कोण थीटा और थीटा मिला के टोटल कितना हो गया आपका 2 थीटा। कितना हो गया 2 थीटा हो गया। E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का परिणामी वेक्टर E हो तो हम जानते हैं, हमने बताया था वेक्टर के नियम से, चाहे बल निकालना हो चाहे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी हो, कि अगर बल निकालना है तो F स्क्वायर बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos अल्फा। E निकालना है तो हमारा E बराबर हो जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और बीच का कोण है 2 थीटा cos 2 थीटा। ये हमारा फार्मूला लगातार हम यूज करते आ रहे हैं, इसका हर वीडियो में लगभग यूज हो रहा है इस फार्मूले का। तो E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। E1 E2 के मान हमको मिल गए, cos थीटा का मान नहीं मिला है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना है L, तो हो जाएगा L बटे कर्ण हो जाएगा आपका अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/4 पाई Q बटे R स्क्वायर सूत्र हमने बताया है आपका E का। cos थीटा बराबर L बटे अंडर रूट R स्क्वायर। ये फार्मूला से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रायः बुक्स घटकों से कैलकुलेट करती हैं, हमने बदल दिया है, इजी मेथड है क्योंकि लगातार हम इस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। प्रायः इनके वेक्टरों के लंब घटक और क्षैतिज घटक कैलकुलेट करके निकालते हैं, हम यहाँ पर सीधे सीधे आपको सही तरीके से आसानी से बताने के लिए हमने फार्मूला ले लिया है। cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा L स्क्वायर बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 1, और ये बराबर आ जाएगा, लघुत्तम जब लेंगे तो बराबर आ जाएगा हमारा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका 2L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो इस तरह से ये वैल्यू हमारी आ जाएगी cos थीटा की कितनी, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये cos 2 थीटा की वैल्यू हमारी आ गई। अब बस मान रख देना हमें। E बराबर आपका कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये पूरा आपका है जिसका कि हमें स्क्वायर करना है, तो रूट Q
बटे 4πε0 के रूट को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, 4πε0 के इंटू r² प्लस l² का होल स्क्वायर प्लस q, फिर वही मान है सेम आपका, q बटे 4πε0 के इंटू r² प्लस l² प्लस यहां कर देते हैं का होल स्क्वायर प्लस 2, E1 E2 करेंगे तो फिर वही मान आ जाएगा हमारा, q बटे 4πε0 के इंटू r² प्लस l², दोनों मान समान हैं इसलिए ये भी वर्ग में आपका आ जाएगा, और फिर हमारा आ जाएगा cos थीटा। आगे बढ़ जाते हैं रूट में, इसको थोड़ा सा हम बटे ऐसे लिख देते हैं r² प्लस l², ठीक है। इस तरह से आपका 2E1 E2 बना। अब cos थीटा आ गया, cos थीटा में हमारा क्या मान निकला, l² माइनस r² बटे r² प्लस l²। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से देखें, समझ में क्लियर आया होगा। E1 का स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, 2E1 E2 भी वही बना आपका होल स्क्वायर में, और l² माइनस cos थीटा, cos 2 थीटा का मान हो गया। देखें तो q बटे इतना तीनों में है, इसका मतलब ये रूट के जब बाहर जाएगा, रूट के जब बाहर जाएगा तो तीनों में होल स्क्वायर है, इसलिए बाहर चला जाएगा, ये बन जाएगा आपका q बटे 4πε0 के इंटू r² प्लस l² आपका कॉमन हो गया बाहर, रूट के बाहर चला गया। अब रूट के अंदर क्या बचा आपका, देख लेते हैं, ये बचा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू l² माइनस r² बटे r² प्लस l²। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब हम थोड़ा सा ऊपर क्लियर कर देते हैं समझाने के लिए, फिर आगे जाते हैं कैलकुलेशन में। इसमें तो आपका आ जाएगा E बराबर q बटे 4πε0 के, और अंदर आ गया आपका 112 रूट 2 प्लस 2l² माइनस 2r² बटे r² प्लस l² बराबर q बटे 4πε0 के अंडर रूट लघुत्तम लेंगे 2r² प्लस 2l² प्लस 2l² माइनस 2r² बटे रूट ये आपका है बटे r² प्लस l², 2r² कट जाएंगे, ठीक है, 2r² आपके निरस्त हो जाएंगे। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आपका आ गया q बटे 4πε0 के इंटू 4l² अंडर रूट 4l² बटे r² प्लस l²। यहां पर हम देख लेते हैं, यहां पे हमारा मान ये छूट गया था, q 4πε0 के और इंटू हमारा क्या छूटा था, यहां नीचे से ले गए थे r² प्लस l² छूट गया था हमारा, 4πε0 के r² प्लस l² हमारा छूट गया था। q अपान 4πε0 के इंटू r² प्लस l² हमारा जो छूटा था। इस तरह से 4l² का लघुत्तम जब लेंगे तो q अपान 4πε0 के इंटू r² प्लस l² और रूट में आएगा ये, तो 3 घात कितनी हो जाएगी,
3/2, 1 और 1/2 3/2, और 4l स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा 2l। अब हमारा आ गया q इंटू 2l बराबर क्या होता है, q इंटू 2l बराबर p। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू p बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घात 3/2, चूंकि q इंटू 2l बराबर क्या है p। अब फिर वही बात हमको लिख देनी है कि l का मान r के अपेक्षा बहुत छोटा होता है, चूंकि l इज लेस देन r स्क्वायर, इसलिए l स्क्वायर को r स्क्वायर की अपेक्षा नगण्य ले सकते हैं, इसलिए E बराबर बनेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू p बटे r स्क्वायर की घात 3/2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू p बटे r क्यूब। अब बात आई इसकी लास्ट में डायरेक्शन की, हमने उसकी डायरेक्शन बताई थी ना अच्छी की, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और इसकी दिशा आपकी क्या है, वैद्युत क्षेत्र कहने, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा में था अच्छी में, इसमें क्या है विपरीत में है। तो अच्छी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के दिशा में होती है, और निरक्षी में वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है। इस प्रकार से हमने आपको दोनों डेरिवेशन बताएं, आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।